पर मैं अगर अपनी फिल्म का नाम लूंगा तो आप लोग प्लीज मत हंसिएगा। मैं आज के दौर पे जा रहा हूँ। उस दौर में to make a black and white film and to shoot it so brilliantly, to make it so impactful. बेटा वो गम नहीं है, गम है, पहले सही से बोल क्या। This is too much. ये अकबर कहाँ से आ टपका? छोड़ दो आदमियों का, कैरेक्टर्स का, एक्टर्स का तो परफॉर्मेंस तो है ही, इसमें कॉफिन का जो कैरेक्टर है वो इतना कमाल कैरेक्टर है। और उसमें एक छोटी सी फिल्म आती है एंड दैट वो सारे अटेंशन उसको मिलता है, व्हिच इज अ बिग थिंग। लाइक It's what your eyes, your face, and the silence can speak is far more impactful. And I think our podcast is also a clutter breaker in podcast industry. Yes. Absolutely. You're listening to Dime a Dozen Films podcast. Hello, everybody. Namaskar, adab, sat sri akal, and hello to all our listeners. And we are back. The three. अरे गलत हो गया. Threesome. I know, गलत हो गया. Fantastic. Virtual threesome, Ashuti. Virtual क्या threesome. बोलते हैं हम लोग the three musketeers. The three musketeers. awesome threesome. The three musketeers. चलिए. The Three Musketeers are back with a fresh new podcast. And this time, it is about clutter breakers. Clutter breakers यानी कि जो भेड़ चाल चल रही है फिल्मों की, उससे थोड़ा हट के कुछ अलग सब्जेक्ट हो, कुछ अलग दिशा हो, कुछ एक फ्रेशनेस हो फिल्म में, जो एक नई ट्रेंड बनाती है, कायम करती है। आज हम उसके बारे में बात करते हैं, खास करके हिंदी फिल्म। आई थिंक हम लोग हिंदी के ऊपर ही बात करेंगे। एंड हमारे साथ नलिनी जी जुड़ी हैं, सौरभ जुड़ा है। नलिनी जी कैसी हैं आप? सौरभ, हाउ यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशु जी. Thank you so much for that and thank you for playing the host for today. Hello Saurabh. हाय आशु जी, हाय नलिनी जी। आज हमारे होस्ट और दोस्त हैं आशु जी। होस्ट, दोस्त और घोस्ट। हाँ, होस्ट भी. हाँ. तो कैसा लगता है सब्जेक्ट, ये आइडिया क्लटर ब्रेकर्स का? आप लोगों को किस तरीके का सब्जेक्ट लग रहा है, आइडिया लग रहा है, ये बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। नलिनी जी ने जब इसका जिक्र किया था, देन आई वाज थिंकिंग ऑल दीज नॉट ओनली मूवीज, आई वाज थिंकिंग ऑल दीज एक्टर्स, टेक्नीशियंस, फिल्म मेकर्स, राइटर्स हु ऑल कंट्रीब्यूटेड टू आवर सिनेमा, इंडियन सिनेमा और हिंदी सिनेमा। तो सबका मतलब फेस या उनका लेगेसी मतलब दिमाग में, जहन में आ रहा था। सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड टॉपिक। आज मजा आएगा। नलिनी जी क्या सोचती हैं आप? कमाल है, वाह। नहीं, थैंक यू सो मच. सौरभ, आपकी बारी है, आप शुरू हो जाओ। आप बताओ, आपको क्या लगता है क्लटर ब्रेकर्स में? आपकी फिल्म कौन सी है जो आपको लगता है कि क्लटर ब्रेकर ही है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिल्म अभी जहन में आ रही हैं, मगर इफ आई हैव टू चूज वन, मैं थोड़ा मतलब अपने 90s में ही आता हूँ, क्योंकि वहाँ मतलब 90s में ही बचपन गुजरा है, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये ऐसी फिल्म है जो मुझे बाद में पता चले कि इसका महत्व या ये कितना बड़ा डिसरप्टर फिल्म था या क्लटर ब्रेकर फिल्म था। दैट इज सत्या। आई थिंक हाँ. Satya changed how underworld movies were being made in Hindi cinema. उससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, जैसे कि परिंदा आई है, या उससे पहले अगर देखा जाए दीवार आई है, जो गैंगस्टर्स के बारे में थे। मगर और इवन राम गोपाल वर्मा की खुद की फिल्म शिवा भी आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। मगर ये ऐसी एक फिल्म थी जो बहुत ही अलग थी, और उसका मेकिंग, उसके एक्टर्स, राइटर यंग थे, और जो मेकिंग स्टाइल था, सिनेमेटोग्राफी, इवन साउंड डिज़ाइन और बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो मुझे बाद में पता चली फिल्मों के, जो भी एडिटिंग टेक्निकलिटीज़ है या साउंड डिज़ाइनिंग है, वो सब मुझे सत्या से ही पता चली। जैसे कि एडिटिंग में है जे कट, एल कट, ये सब मुझे सत्या की वजह से ही पता चला। और सत्या में जो भी लोग जुड़े थे सब नए थे, नॉट ओनली एक्टर्स, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, बट द राइटर्स, एडिटर जो अपूर असरानी, शायद आई थिंक 19 या 20 इयर्स ओल्ड, मतलब 19 या 20 साल के थे वो। और इवन अनुराग कश्यप हु वाज लाइक हार्डली 23 और 24 इयर्स, जो भी उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे सब यंग थे। तो बहुत ही डिफरेंट फिल्म थी, और
उसने एक नया जॉनर ही इजाद किया, दैट इज कॉल्ड मुंबई नोयर, मुंबई नोयर थ्रिलर, दैट काइंड ऑफ अ separate genre Ram Gopal Verma created. So it's really a clutter breaker. बिल्कुल, मुझे लगता है कि मतलब उसने एक नई लैंग्वेज जो है फिल्म में प्रेजेंट की हिंदी फिल्मों में। एक नया फिल्म में कहानी बोलने का तरीका जो ज्यादा रॉ भी था। और लैंग्वेज जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिनेमा लैंग्वेज की भी बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो डायलॉग जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने डायलॉग लिखे थे उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो उस द फिल्म डेफिनेटली गिव्स फ्रेशनेस, और इतना फ्रेशनेस है कि आज भी जब देखते हैं तो आज भी वो फिल्म जो है वो एक एक छाप छोड़ करके जाती है। आशु जी, स्लाइड करेक्शन, डायलॉग्स वर रिटन बाय सौरभ शुक्ला। उन्होंने, क्योंकि स्क्रीन प्ले वाज रिटन बाय अनुराग कश्यप, मगर रामू ने कहा कि ये तो बहुत यंग है, तो डायलॉग कोई एक्सपीरियंस आदमी से लिखवाते हैं। तो सौरभ शुक्ला केम टू द बोर्ड एंड ही टोल्ड दैट मुझे एक रोल भी चाहिए, तो उनको कल्लू मामा का रोल भी उन्होंने दिया और डायलॉग्स भी लिखवाए। करेक्ट, अपॉलॉजीज, मेरी गलती। ये राइट, डायलॉग जो थे वो सौरभ शुक्ला के थे। और मुझे लगता है उसने उन्होंने कल्लू मामा का रोल भी बहुत बखूबी निभाया था। एंड एक एक नई गैंगस्टर फिल्म की शुरुआत हुई। नया नया तरीका हुआ गैंगस्टर की फिल्म को बोलने का। एंड आज भी जब लोग देखते हैं फिल्म को तो लोग जो है उसको याद करते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट क्लटर ब्रेकर, यू आर राइट। नल्ली जी, व्हाट अबाउट यू? Oh, I think it's a fabulous choice. I was just listening to Saurabh and such an apt choice. Uh, and also, Saurabh, for all the reasons that you and Ashuji have said, it's a clutter breaker, fabulous movie, young people involved. But also, from what I remember, Saurabh, this is one of the first gangster films which made such an impact, but which also had the most beautifully picturized love songs. The romance was fabulous. It just gelled so beautifully in the film. Do you agree? यस, एग्जैक्टली। मुझे तो इसके गाने, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं सत्या के गाने सुनती हूँ। सच अ हार्ड हिटिंग फिल्म, और इसमें जो इसका रोमांस था और म्यूजिक था, I thought it was perfect. I remember I saw it when it first came. I saw it in Bangalore and I saw it in obviously in a theater on a big screen. And then we went back and saw it again. गानों से एक ट्रिविया याद आया, इस फिल्म से रिलेटेड एक ट्रिविया है। नॉट अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इसमें गाना गोली मार भेजे में, हाँ हाँ which is हाँ, written by Gulzar, that itself is a clutter breaker because Gulzar absolutely. writing हाँ गोली मार भेजे में। मगर इसका गाने का जो लिरिक्स था गोली मार भेजे में, अर्लियर इट वाज नॉट गोली मार भेजे में, गाने का लिरिक्स डिफरेंट था। एंड दैट वाज गम के नीचे बम रख के गम को उड़ा दे, दैट वाज द लिरिक्स। दैट वाज अनुराग कश्यप्स आइडिया, आई गेस। सो अनुराग कश्यप वेंट टू गुलजार टू से दैट ये स्टार्टिंग के मुखड़ा ये होना चाहिए। सो ही वेंट टू गुलजार एंड ही सेड दैट सर, ये गम के नीचे बम रख के गम को उड़ा दे, मुखड़ा होना चाहिए। तो गुलजार ने बोला, बेटा वो गम नहीं है, गम है, पहले सही से बोल के आ जा। And डांट के भगा दिया उनको। मैंने ऐसा सुना है कि गुलजार साहब जो है ना वो अपनी लाइनों को लेकर के बहुत पोजेसिव हैं। वो अपनी लाइनों को इतनी इजीली चेंज करते नहीं है। क्योंकि वो जो कुछ लिखते हैं बहुत सोच समझ के लिखते हैं। तो ऐसी उसका लाइन चेंज कर देना, मुझे लगता नहीं था कि गुलजार साहब इतनी इजीली मान भी जाएंगे। तो अभी तुम्हारी कहने से ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने माना भी नहीं। बट यस, नलिनी जी आप बोल रही थी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, so Satya is a definite clutter breaker, but I also wanted to put a disclaimer in my choices and the ones that I'm going to speak about. Saurabh and Ashuji, you all have both made a point that these clutter breakers change the language of cinema, and then the future films, kind of picked up points from there, and that's how the gangster films change. But I don't know if the films that I'm going to talk about, they were clutter breakers. They were shocking and in a very nice way कि ये हम क्या देख रहे हैं, but I'm not very sure that उसके बाद वैसी ही फिल्में बनने लगी थी. So I don't know. I mean, is that okay to choose films which stood out, but because of the subject or because of the treatment, they were very different. But the trend itself did not change. मतलब ऐसी फिर इन्होंने भेड़ चाल को बंद किया था, मतलब इन द सेंस कि बहुत सारी फिल्में बन रही थी उसी समय उसी टाइप की,
और फिर इस बीच में जैसे सत्या आ गई, तो वैसे उसके बाद सारी फिल्में सत्या की जैसे तो नहीं बनी थी, ऐसी मेरी भी चॉइसेस ऐसी ही हैं। तो ये ठीक है ना बोलना? यस यस बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो सौरभ ने तो 90s से शुरू किया, और मैं तो मेरे पैदा होने से पहले ही उस साल में जाऊंगी, बिकॉज ये फिल्म जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, आई हैव मेट क्वाइट अ फ्यू यंगस्टर्स. I may not have met them physically, but spoken to them on the phone, and they end up talk. And these are people like Saurabh; they're cinephiles. They tell me this is also their favorite film, but it's one of my favorites, and I haven't seen it for a long time. But 1956 में जब CID, चोरी चोरी, फंटूश जैसी फिल्में आई थी ना, सो एक फिल्म आई थी जागते रहो, करेक्ट। या है ना? And that film just blew everybody's mind away. It did not do well at the box office because it was so offbeat. But the subject, of a naive farmer, peasant who's entering an apartment block because उसको रात को प्यास लग रही थी. उसको प्यास लग रही थी और वो पानी ढूंढ रहा है, और पहले वो आई थिंक सड़क पे जाता है और वो पंप से पानी पीने की कोशिश करता है, वहां पे पानी नहीं मिलता, फिर एक अपार्टमेंट ब्लॉक उसको दिखता है, फिर वहां पे चला जाता है, एंड थ्रू हिज जर्नी, एंड देन ऑफ कोर्स ही इज दे मिस्टेक हिम टू बी अ थीफ, कि चोर है, तो फिर वो वहां से भागता है. और हाउ दे हैव शोन थ्रू हिज आईज, एंड ही डजंट हैव अ सिंगल डायलॉग. आई डोंट थिंक ना, सौरभ, does he speak at all in the film? I think so. या Okay. And he gets mistaken for a thief, and as the story unfolds, we are shown the dishonesty and the shenanigans of the residents, who are like, they belong to the upper echelons of society. And it's such a beautifully scripted social drama, and that unforgettable song of Motilal's, Zindagi. Yeah. आप गा दीजिए ना उसकी 2 लाइनें, आशु जी, प्लीज. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब झूठ है। अरे वाह. वाह 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 Oh. Almost like the original, Ashuji. Thank you so much. हाँ अरे एकदम हेमंत कुमार की तरह गा रहे थे My gosh. ऐसी कुछ। बट हाँ, you're right. I mean, मोतीलाल साहब was known for his natural performance, and he was so good in that film. So good. वो अपना बटुआ गिराते हैं, और फिर एंड में जो उसका क्लाइमैक्स है, मतलब जब नरगिस जी आती है एंड में और वो भजन गाती हैं, और आखिर में जब सब कुछ हो जाता है, तब इनको पानी की बूंदें मिलती हैं, जब पीने को पानी मिलता है, जब नरगिस उनको देती हैं. तो मतलब इस फिल्म का सब्जेक्ट ही ना बहुत ही बढ़िया. जिसने नहीं देखी है जागते रहो, आप प्लीज देखिएगा. इट डजंट मैटर व्हिच एज यू आर, यू विल लव दिस फिल्म, आई थिंक, है ना? एक रात की कहानी है। जी. It's a story of one night. But yes, what a lovely choice you have, Nandini ji. जागते रहो is now, how many years is it now? जागते रहो को कितना वक्त हो गया? 1956 में आई है, तो ये हुआ है 67 years. My God, 67 years के बाद में भी जब देखे इस फिल्म को, तो ऐसा लगता है कि it's such a classic, it's such a wonderful film. What a wonderful film. Saurabh, have you seen it? When did you last see Jagte Raho? I just want to ask you because you're the youngster amongst us. तो बैक इन 2000 लाइक प्रॉपर 2000 मिलेनियम जब शुरू हुई थी, so there was a series of Raj Kapoor movies showed and telecasted in Sony TV, Sony channel, और वो राज कपूर साहब के सारे फिल्म्स वगैरह दिखा रहे थे, एंड दे हैड द स्टेज शो आल्सो वेयर शाहरुख खान परफॉर्म्ड राज कपूर्स सॉन्ग्स, और नितिन मुकेश साहब वो गा रहे थे. So there was a stage show also. So there they used to play like a film festival. They used to play all these every Saturday, Sunday. They used to play Raj Kapoor movies. तो मैंने वहाँ जागते रहो देखी थी, उसके बाद कभी नहीं देखी. तो सौरभ, एक बात बताइए, उस वक्त भी तो आप बहुत ही यंग थे, आपका क्या फीलिंग था? What did you feel when you saw it? Did you get bored in it, or did you want to see more of it? I not got bored, but I was little surprised because Raj Kapoor's usual movies, they have this song, dance और एक social message रहता था, और ये बहुत ही अलग था, और राज कपूर looked also very different in this film. हालांकि इसमें भी
इसमें भी सोशल मैसेज बहुत स्ट्रांग था सौरभ. बहुत इट्स strong. अ वेरी वेरी स्ट्रांग सोशल मैसेज इन दिस फिल्म. Yes, but very different from his other films. हाँ. मुझे तो बहुत बाद में पता चली कि वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, मगर उस टाइम में मैं मतलब मुझे थोड़ा असमंजस में था कि ये राज कपूर ने ये फिल्म क्यों किया है, या भाई दिस इज वेरी डिफरेंट, इसमें प्यार किया, मतलब बच्चा था, लाइक हार्डली 9 years old, so I was thinking that there is no songs, there is no Nargis also in the film. मतलब नरगिस नाम भी पता नहीं था उस टाइम में, तो मैं सोचता तो वो जो हीरोइन है, ऐसे ऐसे बोलता था मैं कि वो जो हीरोइन है जो उनके हर पिक्चर में आती थी वो कहाँ है. And there, like, I remember this guy always used to say जागते रहो. तो वो हाँ. बस वो एक मेमोरी याद है. बट मैं तुम्हें बताऊं सौरभ, मैं तुम्हारी हिंदी से भी बहुत मुतासिर हुआ हूं कि तुम असमंजस में हुए रहे. वाह, असमंजस, क्या बात है, क्या बात है सौरभ नायर. Very admirable the way. Yeah. रिन्यूड रिस्पेक्ट फॉर यू सौरभ. Thank you. अभी उम्मीद करते हैं कुछ और आपके शब्द को इससे कुछ और शब्द जो है वो सीखने को मिलेंगे हमको. हाँ. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इज वेल. Okay. Ashuji, before you go, I just wanted to ask you only, basically. Not ask you, I just wanted to say that as much as things change in the world, they remain the same. And in Jagte Raho, all the little incidents and the big incidents they've shown in all the apartments, it captures the corruption which is rampant in society then, and it rips apart the moral fabric of the upper edge. How has anything changed? Nothing has changed, right? So in that sense, it's such a relevant film, even today. It is, and that is what makes this so interesting because what happens is क्योंकि ये relevant है और क्योंकि ये आज भी हमको लगता है कि ये चीजें आज भी जिंदा हैं, इसलिए ये फिल्म इतनी पुरानी बनाने के बाद भी इतनी फ्रेश महसूस होती जी. अब आप बताइए आशु जी, आपकी पहली चॉइस. है. मैं थोड़ा और कंटेम्प्रेरी करंट टाइम पे आऊंगा जी. ताकि हमको एक रेंज मिले. मुझे जो क्लटर ब्रेकर लगा इन टर्म्स ऑफ सिनेमा उस वक्त, अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं और ये एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म आई थी. फिल्म का नाम था भेजा फ्राई, हाँ. जिसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, मतलब स्टारकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, सब्जेक्ट भी बहुत फ्रेश था. फिल्म जो थी वो बहुत ही इकोनॉमिकल बनी थी, इतनी इकोनॉमिकल बनी थी कि लोगों को झटका आया था कि इतने सस्ते में फिल्म कैसे बन सकती है. और उस फिल्म ने 10 से 12 गुना पैसे कमाए थे. और उस फिल्म का ऑडियंस के अंदर तो अ, उसका एक बातचीत, उसका एक चलन तो शुरू हुआ ही. इंडस्ट्री के अंदर भी बातचीत हो रही थी कि इस किस्म की फिल्में हम क्यों नहीं बना सकते हैं जो इकोनॉमिकली वायबल हो और प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं. कॉमेडी थी, डार्क कॉमेडी थी, ज्यादातर एक घर के अंदर शूट किया गया था और उन किरदारों के साथ किया गया था जो आमतौर पर लोग मेन स्ट्रीम में इनको स्टार्स नहीं बोलते हैं. उनके साथ फिल्म बना करके फिल्म को इतनी सुपर सक्सेसफुल फिल्म बनाई थी और बहुत अलग किस्म के सब्जेक्ट के साथ में. तो वो फिल्म जो है एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लेकर के आई, इंडस्ट्री में एक इम्पेटस दी, इंडस्ट्री में पैसा ला करके दिया और इंडस्ट्री में लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम इस किस्म की फिल्में क्यों नहीं बना सकते, क्यों हम सिर्फ गाने ही बनाएं जो पेड़ों के इर्द गिर्द चल रहे हों, या बड़े एक्शन फिल्में बनाएं या बड़ी थ्रिलर बनाएं. इस किस्म का एक सोशल सटायर भी बनाया जा सकता है जो लोगों तक पहुंचता है मैसेज. उसका भी मैसेज बहुत स्ट्रांग है, जो लोगों तक मैसेज पहुंचता है और लोगों ने उसको लैप भी किया, लैप अप किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके उस पिक्चर को बहुत चलाया. हालांकि उसी फिल्म का भेजा फ्राई 2 भी बनी, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो पहले वाले में था. मुझे तो बहुत पसंद आई भेजा फ्राई. Bheja Fry was a revelation, but it's also, I think it's a copy paste of a foreign film. And now I forget the name of that film. Saurabh will definitely know. It was a French film, right? The Dinner Game. The Dinner Game. Yeah, yeah. Like I was asking you all, you know, these films that we had chosen, like Bheja Fry, also such an interesting and valid choice. But did it really change the language of cinema? Did more films come out like that? I don't think so, right?
there were attempts to make, so obviously they made Bheja Fry 2, Bheja Fry 3. There were more films that came up which were like social satires. But क्या है कि social satire जो है वो फिर एक ही रूप नहीं लेता है, अलग अलग रूप भी लेते हैं। और सोशल सटायर अपने आप में आज की डेट में बहुत बड़ा एक जॉनर बन चुका है, जिसमें बधाई हो, बधाई दो, ये सारी सोशल सटायर तो हैं जो इतनी बड़े लेवल पे बनी है। लेकिन सोशल सटायर का चलन जो है वो एक सीरियस चीज को ह्यूमरस वे में लोगों तक पेश करना, ये मुझे लगता है भेजा फ्राई से ही शुरू हुआ। और सागर बेलारी की ये पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। इससे पहले उन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर वगैरह का बहुत सारी करते, उसी तरीके से ट्रेन होकर के आगे आके काम करते। बट ये सागर बेलारी की पहली पिक्चर थी। सो टू डू अ फर्स्ट फिल्म लाइक दिस एंड टू टेक अ रिस्क लाइक दिस which is not mainstream, with not commercially successful stars, if I would say so, to make a film like this is like a big risk, and the risk paid off big time because he thought out of the box. And Beja Fry is a prime example of multiplex era. 2000s में multiplex era आया था, बहुत सारे ऐसे independent फिल्में या छोटे बजट की फिल्में आने लगी, and which did financially also well. So Beja Fry is a prime example because I think ये 10-12 लाख में बनी थी. नहीं, ये फिल्म मेरे हिसाब से 80 लाख रुपए में फिल्म बनी थी। 80 लाख itself is quite low, right, आशु जी? मतलब लो बजट की फिल्म. It is because उस वक्त में जितनी फिल्में थी वो ऑन एन एवरेज 5-7 करोड़ रुपए की फिल्में बनती थी। बट अगर 80 लाख रुपए की कोई फिल्म बना रहा है और वो फिल्म 10-12 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली वायबल फिल्म, राइट? Yes. तो इसीलिए मुझे लगा कि वो क्लटर ब्रेकर सिर्फ कहानी के लेवल पे नहीं थी, वो क्लटर ब्रेकर थी कहानी के लेवल पे। एक एंसेम्बल स्टार कास्ट के साथ में फिल्म बनाना, एक कहानी, एक फिल्म को मार्केटिंग करना, किस तरीके से मार्केटिंग करना और किस तरीके से उसको पेश करना ताकि फिल्म जो है वो लोगों तक पहुंच के फिल्म किस तरीके से पैसे कमाए। दैट इकोनॉमिकली आल्सो इट बिकेम अ क्लटर ब्रेकर। And also, Ashuji, to take off from what you're saying, since the film I just checked, it came out in 2007, and Saurabh has just spoken about the multiplex culture which had begun by then. This Bheja Fry, I think, is one of the first films that I remember which proves this theory that there is nothing better than word of mouth. And this did well because of word of mouth. Absolutely. So yes, Saurabh, over to you for the next one. मेरा जो फिल्म है that is also because आपने बेजा फ्राई बोले इसलिए मुझे ये फिल्म ध्यान में आई, which also shows the example of multiplex era in 2000s. And I think there are many other reasons also why this is a clutter breaker film. It's Khosla Ka Ghosla. Ah, yeah. Oh, that's another social satire which is on such a serious subject. It is such a serious subject, but handled so brilliantly. Yes, you're so right. Yeah, the reason why this is a clutter breaker because इस फिल्म में एक ट्रेंड लेके आए ये, that is Delhi comedy based on Delhi middle class family. उसके बाद जो भी आयुष्मान खुराना ने की या राजकुमार राव ने की, that all started from Khosla Ka Ghosla, I think. All these wiki donors and Badai Ho ya Badai Do, these all came from Khosla Ka Ghosla, that kind of a comedy, middle class family, those things, and their issues, how they dealt with those issues dealt with a humorous way. Saurabh, but मुझे एक बात बताओ. I mean, just curiously want to know. Yeah. Didn't Sai Paranjpe also make films like this, which are social satires and these Yeah. kinds of stories being told in a way which is serious topics, but told in a very very sweet and a simple way. Chashme Badur is one of them, the one that started. Yeah. Again, Yeah. placed in Delhi. Yeah. And Katha then later. Katha in a chawl. Yeah. But Chashme Badur was a rom-com. No, but it had a message, no? It's about when you hear something about somebody which you end up believing without checking for yourself, because so that was one of very underlying message of Chashme Badur. And Katha, of course, was the tortoise and the hare story. Yeah, but I think that Delhi comedy that became a particular genre after this, I guess. जितनी भी फिल्में आ रही है वो घोसला is a template for them. You're right. इसमें भी क्या हुआ था, खोसला का घोसला में भी अगर आप देखो तो उसमें भी जो स्टार कास्ट
ली थी फिल्म को बनाने के लिए, उन्होंने दे टुक एन एनसेम्बल स्टार कास्ट। उस वक्त बमन ईरानी इतना बड़ा एक्टर या एक्टर तो बड़ा था ही, इतना बड़ा स्टार नहीं था। तो उन्होंने जिन रणवीर शोरी इसमें भी था, आई थिंक Tara Sharma, and of course the star of the show, Naveen Nischal. yes, and Anupam Kher played the father, right? Yes, yes. See, the star cast was one where uh, they didn't have stars to promote the film and to push the film. The film worked again, like Nalini ji said, on word of mouth and on pure content. And to think that Khosla Ka Ghosla was in the cans for the longest time. I mean, what brilliant writing by Jaideep Sani and of course the directors Dibakar, but they were not confident. They didn't release it. कोई ले ही नहीं रहा था इस film को, है ना आशु जी? Yes, It's a fantastic film. I mean, I've seen this film so many times, and I keep thinking that this is one film where I cannot find a flaw. They had a promotional song also, I remember. Dunia Ut Patanga, Kailash Kher. Ah, That was ah. the only yes, promotional song they had. yes. Khosla Khosla has its own story, its own success story, and its own journey to follow in terms of reaching where it is. So again, it created a trend in the sense, कि इस किस्म की, it was a strange one because घोसला का घोसला भी filmmaker, I think UTV made the film, और फिल्म बनाने के बाद में भी ये पिक्चर शायद पता नहीं, मुझे UTV को कॉन्फिडेंस नहीं था because they had the distribution wing with themselves also, but they didn't release the film for quite a lot of time. Whether it was confidence or whether they were not sure whether the film will work or not, they held on to the film for a long time before it hit the screens. And when it did, it created magic. The same thing happened with Pan Singh Tomar, जहाँ पे again a UTV product, which the film was made and ready, but it didn't hit the screen. UTV just didn't release the film at that point of time. They waited for quite a lot of time till it hit the screen, and then it created magic again on screen. So ऑडियंसेस को कभी कभी क्या चीज अच्छी लग जाती है, ये फिल्म मेकर्स को भी पता नहीं होता है, वरना ये फिल्म जो है ये इतने सालों तक रुकती नहीं, अगले दिन रिलीज हो जाती। Yeah, and this film was released in 2006. And 2006 was very good year for Bollywood, for Hindi cinema. Like you had movies like Munna Bhai, Lage Raho Munna Bhai, or Krish. Like financially also they were good. और उसमें एक छोटी सी फिल्म आती है and that वो सारे attention उसको मिलता है, which is a big thing. Like Yes. Or if I can remember right, I think this was a film that was almost a 50 crore film. yes, and interestingly, Lage Raho Munna Bhai, Boman Irani played Punjabi in that film, but even before that he played Punjabi in Khosla Ka Ghosla. Yes. So he played a Sardar in Munna Bhai. Versatility is really there. Interesting. मैं सौरभ से पूछना चाह रही थी कि घोसला का फेवरेट डायलॉग कौन सा है इसका? My favorite scene, it's not a dialogue but an entire scene where वो दीवार में लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है. And Ranveer Shore says that हम यहाँ पेशाब करने के लिए थोड़ी जो आए. अच्छा, तो मेरा फेवरेट सीन है वो तुम पार्टी हो या ब्रोकर, डायलॉग भी और वो पूरा सीन नवीन निश्चल का पार्टी हो या ब्रोकर अभी भी इतना हंसी आती है। नहीं, पर कितना अच्छा कंसीव किया है कि किस तरीके से बमन ईरानी को बॉटल में उतारना है, और नवीन निश्चल जो इतना वल्नरेबल है, उसको समझ भी नहीं आता कि मैं अमीर किस तरह से तरीके से बनूं और किस तरीके से पेश आऊं। हर बार इनको लगता है पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। वो टेंटर हुक्स वाली जो बात है, एक अलग किस्म का फील, एज ऑफ द सीट वाला फील लेकर आया। Very, very well done. Really well thought and very well executed also. So Saurabh, since you brought up Khosla Ka Ghosla, I thought we just pay a little tribute also to that fabulous actor who we have seen his work in so many films and on television, who passed away recently, very recently, Nitesh Pandey. Nitesh Pandey was very good. Nitesh Pandey, I used to follow him since television days. And he was also starred in a music video also. Oh, which music video? I think Rageshwari's Hulle Re Hulla Re Hulle. Oh. Yes. नलिनी जी आप बताएं, आपका नेक्स्ट क्लटर ब्रेकर फिल्म कौन सा है? अच्छा, मेरी ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट फिल्म है और इसको बार बार मैं देखती रहती हूँ, सबको बोलती हूँ कि देखो,
और ये क्लटर ब्रेकर इस वजह से है आशु जी और सौरभ, क्योंकि 1980 में रिलीज हुई थी और उस साल में जो फिल्में रिलीज हुई थी ना वो थी again very good film called Akrosh, then there was Karz, then there was Shan, Kurbani, Burning Train, और ऐसी commercial films. Akrosh was not that commercial but the rest of them commercial. उसके बीच में साई परांजपे ने एक फिल्म बनाई थी स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी को लेके. और I don't know how much truth there is in this, but I have heard this rumor again and again and again. So I guess there must be some truth that Al Pacino, when he was going to be doing Scent of a Woman, somebody told him about Nasir Saab's performance in Sparsh as a blind man, and he actually watched videos of him. Oh, is that so? Yeah, and I've heard this many times. So it has to be, and from different sources. So there must be some truth to this. First of all, there's a little trivia about this, that Sai Paranjpe had first offered this film to Smita Patil. Then she didn't get back to Smita. She sent her the script and everything, and Smita, of course, liked it and wanted to do it, and they were friends. And then I think with pressure from the producers, and also because Shabana Azmi showed a lot of keenness, and the producers also, because Shabana Azmi was a little bit more famous, and she ended up casting her. And then she met Smita later, and then Smita was so upset she didn't speak to her for years, to Sai Paranjpe, because she lost out on this beautiful film. आपने देखी है सौरभ? Of course मैंने देखी है, one of my favorite films. इस फिल्म में एक एक्टर और थे, if you can speak about him also. I thought he was a brilliant actor called Mohan Gokhale. Ji. He also died well before his time. It was very sad. He was also in some TV shows. He was in that Mr. Yogi. He was, which I think was the original from, you know, that Gujarati play, which was later on made into What's Your Rashi. So I remember him so much because we have seen so much of his work, you know. And he was so understated even in Sparsh. And I have yet to see, you know, they say it's difficult to choose Nasiruddin Shah's best performance. But for me, till he betters Sparsh, it will always be Sparsh. Because he's been good. He was excellent in Par also. I mean, Par is another film which I would recommend to everyone. But in Sparsh, and the story, and everything about Sparsh is so beautiful, so beautiful. I have no words for it. So, and it came at a time when films like this were not being made. I mean, it just came in between, you know, again, a very low budget, Ashuji, extremely low budget film. पैसे ही नहीं थे इसको बनाने के लिए ना, बिल्कुल ही नहीं Yes. पैसे. There is a trivia behind this. जी बोलो, हाँ. The producer of this film was Basu Bhattacharya. Yes. And he had some tiff with Sai Paranjpe. So वो पैसे टाइम पे नहीं देते थे, ऐसा कुछ था सीन. So after that, Sparsh release हुई 2-3 साल के बाद. It was supposed to be released in 1970, late 70s, like 78, 79 or something. मगर बहुत लेट रिलीज हुई. देन उसके बाद उन्होंने कथा बनाई, एंड उसमें जो विलन है या नेगेटिव शेड का कैरेक्टर जो फारूक शेख का, उसको उन्होंने नाम दिया बासु. You know, she's written about this in great detail in her book. The name of Sai Paranjpe's book is The Patchwork Quilt. If you get time, read it, because most of her book is about her theatre days and her days in Doordarshan. But I think, I don't remember which page, she starts talking about her films, the few films that she made. And one whole chapter obviously is there for Sparsh. And Saurabh, आपने तो एक लाइन में बोल दिया कि बासु भट्टाचार्य ने कितने problems create किए, but it was hell for them, for all of them. How this film got made, only Sai Paranjpe knows. And she went against all odds and she completed the film. But it was a very tough journey because he was not a good producer, and also didn't agree with so many things that she wanted to put. But this is a clutter breaker. But again, I'm saying, you know, after Sparsh was made, it came out in 1980. And it had two fabulous stars and a great director, Ashuji. But did it really change the trend? Did we see more movies like this? I can't remember. There is one I will talk about later, but I can't remember seeing a film like Sparsh. But this film is definitely a benchmark for how to portray a visual impaired person on screen. This is a benchmark. Like there is a particular scene in the film
जहाँ वो शबाना आजमी से बात करते हैं तो चाय शायद Yeah. she tries to help him and he's like नहीं मैं करूंगा and he becomes very furious and वो कितना subtle way में he does that and that's the whole conflict of the film like मुझे sympathy मत दिखाइए कि मैं अंधा हूँ. That's the whole conflict in the film. It's just amazing, his performance. I don't know. I think we're doing injustice by even calling it a performance. Nahi, Ashuji? These people live through that. They live the character, and you forget as a viewer that you may be watching an actor. Yeah. And it was actually based on a real life person, real Yes. life person. Yes, of course. His name was Mittal, I guess, Mr. Mittal. And he was the headmaster of Blind Relief Association in New Delhi. And the entire film was shot there. Yeah, you're right on all those trivia things. You're absolutely right. But such an engaging film, and there's not one boring moment. Not one, not one. And even the woman's story, Shabana Azmi's own story in the film, even that touches your heart, because she's struggling with so many of her own demons. And imagine her own demons in a world where everybody is fine and dandy, and she finds not escape, but she finds a way to deal with her demons by going and working with these visually impaired children. And how much of without feeling she tries, there's that scene also, this chai wala scene to aapne abhi bola hai, par wo bachchon ke sath bhi ek scene hai na, Saurabh, where she tries to be over, like, oh yeah, andha bachcha, and he gets very annoyed about that as well. Yeah. And this struggle, this film, I don't know, Saurabh will know more. This sent out such a lovely message that, not a lovely message, it was a sad message actually, that they have so few books in Braille. So what do they teach these children? How can they? There's no money, nobody wants to sponsor them. And Braille में जब किताबें आप छापोगे नहीं तो ऐसे बच्चे जो इतने ब्राइट हैं वो कैसे सीखेंगे? वो भी मैसेज था इसमें. Now I remember that Om Puri was also there in the film and he was also too good. ये दोबारा कितनी बार भी देखो ये फिल्म दिमाग से ही नहीं जाती है. आशु जी आप बताइए. तो मेरा है, जो मुझे आई एम श्योर आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, थोड़ा खाने का थोड़ा फेंकने का, थोड़ा खाने का वो मेरा थोड़ा था. फेंकने का. थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको. मजा आया. नहीं. सो मेरे को क्या, मुझे मुझे ये फिल्म, दिस इज अनदर फिल्म जो कुंदन शाह ने बनाई, एंड इट क्रिएटेड सच अ कल्ट स्टेटस. इवन टुडे people talk about it. Even today, people talk about comic timing. Satish Shah as the dead body. My God. And one would end up saying that, what would you perform as a dead body? You're supposed to be lying dead. And that's it. And you have to watch Jaane Bhi Do Yaro to understand what a dead body can also do. It is a film of born honey. It is a film of camaraderie. It is a film that always makes you laugh. Yeah. And again, another social message which is so serious. Fantastic is a very small word for this Jaane Bhi Do Yaro, है ना? I don't know. They have to, in the dictionary, we have to find new words to describe this Jaane Bhi Do Yaro, Kundan Shah ki. Yes, उसके पहले ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं, उसके बाद ऐसी फिल्म कभी बनेगी नहीं. अगर मैं इसका एक म्यूजिकल इक्विवेलेंस निकालूं तो मतलब जैसे वो जीनियस एक गाना बनता है, एक चतुर नार बड़ी होशियार, हाँ. उसके पहले इस तरीके का गाना कभी बना नहीं. इस तरीके का गाना शायद ही इसके बाद कभी एवर बनेगा. वैसे ही ये पूरी 2-2.5 घंटे की जो फिल्म है, इसके पहले ना कभी बनी है, ना इसके आगे कभी बनेगी, क्योंकि वो जो मैजिक क्रिएट हुआ है स्क्रीन में जाने भी दो यारों का, उस एक्टर्स, उस टैलेंट को लेके, पंकज कपूर हो, ओम पुरी हो, नसीरुद्दीन शाह हो, सतीश शाह हो, Ravi Baswani, Bhakti Bharve, who plays Bharti the journalist. हाँ भारती, माय गॉड. मतलब आप, अगेन हियर इज अनदर फिल्म वेयर देयर आर नो स्टार्स इन द फिल्म एट ऑल. उस वक्त के स्टार्स नहीं है, लेकिन ये अपने आप में ऐसा कमाल करके गए हैं कि आप आज भी देखो, और मुझे लगता है आपके बच्चे जब आएंगे अगली जनरेशन में, आप शायद उनको भी बोलोगे कि ये पिक्चर जरूर देखना बेटा.
बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक फिल्म के सारे कैरेक्टर्स आपको याद रहते हैं। मतलब इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जो महाभारत शूट किया है, माय गॉड, इतना फैंटास्टिक महाभारत सीक्वेंस इस फिल्म के अंदर है। मामाचारी बोल सॉरी। आशु जी, जब वो मुगल आ जाते हैं तो वो क्या डायलॉग बोलते हैं, धृतराष्ट्र क्या ये सब कहते क्या हैं? हो रहा है? नहीं, फिर कहते हैं ना इसमें ये कहाँ से आ गया? ओह गॉश, प्लीज रिमेम्बर दैट डायलॉग, सौरभ। आई रिमेम्बर ओम पुरी's डायलॉग कि अरे द्रौपदी तेरे अकेले की नहीं, हम सब शेयर होल्डर्स हैं। Oh God. सौरभ। एंड नसरुद्दीन शाह says कि चीर हरण का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है। Okay, Ashu ji, Saurabh, I looked up that dialogue. धृतराष्ट्र says, this is too much. ये अकबर कहाँ से आ टपका? और उसके बाद द्रौपदी अनारकली बन जाती है। But one of my favorite scenes in the film, it is a very like prime example for a satire, how a satire is written. That scene is where this guy says कि वो जब सतीशा का डेथ हो जाता है, after that they give this भाषण speech and he says डिमेलो साहब गटर के लिए जिए, गटर के लिए मरे, मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे गटर। आज मुंबई के सारे गटर बंद कर दिए जाएंगे। That is such a brilliant writing. क्या लिखा है यार, बाप रे बाप, कमाल है। कोई शब्द ही नहीं है, जाने भी दो यारो, कोई शब्द ही कमाल नहीं है। है, रियली रियली। सो मेरे हिसाब से वो बहुत मैसिव फोर्स था, बहुत मैसिव क्लटर ब्रेकर था। उस फिल्म को क्लोन करने की बहुत कोशिश की है इंडस्ट्री ने, बहुत कहानीकारों ने लिखने की कोशिश की कि इसका वर्जन बनाते हैं, इसकी तरह कुछ बनाते हैं। मुझे लगता है कुंदन कुंदन शाह भी वैसी फिल्म फिर से नहीं बना पाए। वो ऐसी एक फिल्म बन गई और एक मिसाल कायम कर गई। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्लटर ब्रेकर, रियली रियली गुड वन, सच अ ट्रेंड सेटर दैट पीपल स्टूड अप एंड नोटिस्ड हाउ। आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। It's a blend of satire and slapstick. That's a rare combination. Like, एंड व्हाट अ पूल ऑफ टैलेंट है, व्हाट अ पूल ऑफ टैलेंट ओवर देयर। Even Neena Gupta did so well in this, in that ditzy girl's role. She's always trying to get on the right side of Pankaj Kapoor. In the building contractor. She was also so good. Oh gosh, what a and there's a film. particular scene na जहाँ वो डिमेलो का लाश पड़ा है and this guy Om Puri comes Om and Puri's drug. Om Puri was too good at that film. Oh God. And that coffin where they've put him that keeps moving, that's got wheels. He's always drunk in the film. Yes. And that coffin keeps moving. And it's a purple color coffin, if you remember. I was just going to tell you about the coffin also, कि छोड़ दो आदमियों का, कैरेक्टर्स का, एक्टर्स का तो परफॉर्मेंस तो है ही, इसमें कॉफिन का जो कैरेक्टर है वो इतना कमाल कैरेक्टर है कि एक इनएनिमेट चीज को भी कैरेक्टर कितने प्यार से बनाया जा सकता है। सही है, सही है। और इसका लास्ट सीन इतना इम्पैक्टफुल है ना, द लास्ट एब्सोल्यूट लास्ट सीन where they get convicted for doing nothing really. And there's a breaking the fourth wall moment where they look at the camera and they show the Yes. dead sign. Yes, the death sign, the noose around their necks and their belly. मतलब इससे बड़ा सटायर क्या हो सकता है ना, इससे बड़ा मैसेज भी क्या हो सकता है ना। Yeah. And corruption हर जगह था, हर जगह उस फिल्म में। कोई वो फोटोग्राफर्स बेचारे इतना बच रहे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस में करप्शन, वो भी दल बदलू, पॉलिटिशियंस में करप्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स में, बिल्डर्स में, रेत में सीमेंट, ब्रिज गिर रहा है। और एक मर्डर हो गया है, एक्सीडेंटली दे डिस्कवर इट बिकॉज दे आर टू बेचारे फोटोग्राफर्स who are trying to make a living. How it's so interesting when they find that, है ना? In the night, they're just going in the park and they see something. It is so difficult to make a comedy of mishaps, no? Yeah. Because all these mishaps are so serious an issue that the moment you talk about it, your face goes glum, you have a long face, and you have people, and you have a film which is dedicated to these mishaps.
and the audiences laugh about it and get out. So I think that's the best way to send a message across to the people, when you can make them laugh and then Yeah. send a message through that subtly. I guess along with Kundan Shah, a lot of credit should go to Sudhir Mishra and Vidhu Vinod Chopra also, because they were sitting and Yes. writing it, and at that point, of course, Vidhu Vinod Chopra has also acted in it, in that Mahabharat scene in the end. So this was my clutter breaker. Over to you, Saurabh. We'll do the last round now. I One think each. this is much more than a clutter breaker. It deserves a much higher, what you may call it, Saurabh, nomenclature, है ना? जाने भी दो यारो. It does. ये अलग ही Yes. लीग में है. Different terminology. हाँ, अलग ही लीग में है ये. हाँ. So Saurabh, I think we should do the last round now. We'll do one more film, of course, because films तो इतने हैं, इतनी ज्यादा हैं, और हमारे पास समय कम है. लिस्ट बहुत बड़ी होगी, फिल्में बहुत होंगी, लेकिन हम अपने समय सीमा में कितने बांध सकते हैं, उस हिसाब से चलते हैं. So over to you, Saurabh. So साल 1983 जाने भी दो यारो. तो 1983 is also very important for one other film. This film came 1 year before जाने भी दो यारो. That is Earth. Oh yeah. And the reason for this film being clutter breaker is definitely the climax. I think that climax is one of the path-breaking climax, like never seen before. I think that climax is still very Relevant है. Yes, Raj Kiran's character says like तुम कैसे अकेले जियोगे, तुमको एक मर्द की जरूरत है, something like that, and she's like, I don't want you. I'm happy being alone. So that is very different. और like उस टाइम में भी वो प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि ये क्लाइमैक्स अब चेंज करिए, and they were so adamant that नहीं, ये क्लाइमैक्स that's the backbone of this film, and that's why this film comes under this category. तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसे छुपा रही हो. आंखों में नमी, हंसी लबों पर. वाह 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 वाह. महेश भट्ट की सबसे बेहतरीन फिल्म. बट सौरभ, आपने बोला इसका एंड बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था और पाथ ब्रेकिंग था. नोबडी एक्सपेक्टेड दैट एंड, सौरभ. नोबडी एक्सपेक्टेड. वी थॉट दैट शी इज गोइंग टू अगेन सेटल फॉर another man in her life. And that dialogue when Kulbhushan Kharbandha's character comes to say sorry to her and says he wants her back, and he wants to come back because Smita Patil has, he's left her, whatever. So that was also path breaking. She asked him that one question. She says, Inder, अगर मैंने तुम्हारे साथ ये किया होता तो फिर तुम क्या करते? क्या तुम मुझे माफ कर देते? And he thinks for a few seconds, okay? And then he shakes his head and says, nahi. And instead of any melodrama, at that point in time, Shivana Azmi's character just looks at him and says, goodbye, Inder. And she walks off. मतलब इस फिल्म में जो सबसे दिल टूट जाता है ना, जिस सीन में जब इसको when she discovers that the house that she has longed for, she only wanted कि मेरा अपना घर हो, और जब उसको पता चलता है कि इस घर के पैसे भी उसने दिए हैं कविता ने, तो कैसे टूट जाती है ना वो शबाना आजमी. बहुत ही उफ, रोंगटे खड़े हो रहे मेरे तो. कितनी रियल चीजें थी ना. So real, it could happen to anybody's family. Anybody. Yeah. And that is why the identifiability became so strong with the film. और गाने, कैसे आदमी के गाने. और जगजीत सिंह का म्यूजिक. और दूसरा ना, इसमें जो परफॉर्मेंस थी, मैंने पहली बार देखी थी, एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट परफॉर्मेंस फॉर रोहिणी हट्टंगडी आल्सो. Oh yes. बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने वो मराठी बाई का किरदार निभाया था ना, वो एकदम रियल है सौरभ. मराठी बाइयों में एक्सेंट भी, जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो साड़ी पहनती है, जिस तरीके से उनके हस्बैंड शराब पीते हैं, उनको मारते हैं, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था रोहिणी हट्टंगडी ने. बहुत ही अच्छा. वेरी रियलिस्टिक फिल्म. वेरी वेरी. और बताऊं, उस वक्त ऐसी फिल्मों की ऑडियंसेस भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी. इसलिए ये क्लटर ब्रेकर भी है, बिकॉज उस वक्त जो है क्या है, सिनेमा वाज मोर टेकन एज अ रूट टू एस्केप, टू गेट इनटू अ ड्रीम वर्ल्ड. पीपल वांटेड टू गेट इनटू सी थिएटर्स एंड फिल्म्स so that they can escape their reality outside and live in a world which they aspired to. एक्शन देखना पसंद करते थे. कॉमेडी तो इतना नहीं था, फिर भी कॉमेडी का चलन शुरू हुआ था. थ्रिलर देखना पसंद करते थे. सोशल ड्रामा बहुत चला करते थे. They would like to see those kinds of films which were,
which would help them get out of their reality. And in that whole thing comes this film, which is so real, and yet audiences lapped this film up and said, "This works." आशु जी इसकी सिनेमाटोग्राफी भी मुझे याद है जब वो शुरू होती ना फिल्म तो वो सुबह सुबह की सीन बहुत अच्छी थी ना प्रवीण भट्ट थे शायद सिनेमाटोग्राफर इसके। आई डोंट रिमेम्बर बट मुझे वो भी लगाते हैं इसमें बहुत एंड यू नो आशु जी इसमें जो सीन है सौरभ तुमने मेंशन किया the way they reveal to the audience oof I'm really remembering every scene of this film so he tells Pooja his wife that he is going somewhere right and she tells him कि वहां से मेरे पौधे ले आना मुझे वो वाला पौधा चाहिए so he says हाँ और उसका साइड किक होता है मजहर खान तो है ना मजहर खान तो वो कहती है कि वहां से मेरे लिए पौधा ले आना तो he doesn't know what to do because he's actually not going to that place he's actually तो you know audience को तब तक कुछ नहीं पता it's a very happy married couple and all of that and then they show he's called her on the phone and Shabana has been so excited and she's saying इंदर वो मैंने ये भी लगा दिए अब पर्दे भी लगा दिए घर ये वो and all and then his face is like little it's very mixed feelings and then he puts the phone down and the camera kind of pans a little bit and goes and they show the back of another lady sitting on a bed in a hotel room and I think Smita Patil at that point in time is wearing a red dress if I'm not mistaken it could be red or black and that background music Ashuji that they show you know and they reveal to the audience oh look what's happening he's having an affair that shock value and the way they dealt extramarital affair, how they Yeah. showcased in the film, because in every film which dealt with extramarital affair, the the husband having affair with the lady, that she will be always will be the vamp. Yeah. But here, like the women, the women characters, their character is so real. Like they have this, even Smita Patil's character, you feel sympathetic towards, you feel that sympathy towards her. You never end up hating her. Yeah. Exactly. And the mental health also they showed in a very matured way, sensible way. Yeah. सौरभ मेंटल हेल्थ का वो सबसे बेस्ट सीन वही है ना जब वो कहती है कि तुम ये दाने दाने अपना मंगलसूत्र यहाँ तोड़ के क्यों जाती हो तो मुझे रात में जब शबाना आजमी उससे मिलने आती है ना when दीना पाठक tells her कि एक बार जाओ मिलो उससे because she's losing her mind. Oh my gosh. And Shabana's expression when she's looking at this girl and she has an expression on her face where she's feeling not pity but so much empathy for this girl. इनफैक्ट सौरभ ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया इस फिल्म को डिफाइन करने के लिए एंड ये अक्रॉस लेवल्स इस फिल्म में वो वर्ड बहुत करेक्ट यूज होता है एंड दैट इज मैच्योर्ड Yeah. The film is a very, very matured film in terms of performance, in terms of lines, in terms of subject, in terms of presentation, everything. There is a level of maturity in this film. Actually, I have a question as a follow-up to what you just said. So because this is inspired from his own true life, do you think that's why it had maturity? Anybody else, you know, like Saurabh has just mentioned, when they show films where husbands or wives or whichever gender is having the affair, the other person is always shown as, you know, a villain or a vamp or whatever. And they don't have the sensitivity to handle a real situation. And I have a feeling that that's why this was, because this is from his own real life. That's a very good question, Nalini ji. Yes, but also you have to understand, you know, what happens is Indians, I think we are very emotional and sentimental people, and we don't react to such situations in a very balanced way. We generally tend to react, even now, even in today's times, certain situations like these, you tend to react in a very radical way. And that, it's not called immaturity, it is just being extremely emotional about a situation. So imagine if today's woman gets to know, there are so many videos we see even today, when today's woman gets to know that her man, her husband is having an affair with another woman, the reaction is not necessarily matured, it's over the top. But in this case, Mahesh Bhatt chose to create characters that understand the situation and don't react over the top. And that is what lends maturity. So whether, yes, there is a possibility that it is inspired from what his events are.
and that is what lent credibility to it. But I think the maturity really comes from the director in terms of saying that this is the level that I want to set as far as the actors are concerned, as far as the writing is concerned, as far as the performance is concerned, as far as the background music is concerned. I don't want to go over the top anywhere, including the climax, where the climax is something which is not over the top at all. And we as Indians are so used to having climaxes that इन इट्स ट्रू वर्ड मीन्स ये क्लाइमैक्स है फिल्म का, मतलब इसमें सब कुछ कर दो जो करना है। और इस फिल्म में सब कुछ कर दो नहीं था, इस फिल्म में था इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। दिस इज व्हाट इज नीडेड, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू महेश भट्ट फॉर हैविंग अचीव्ड दैट। Ashuji, to take off from, I'm sorry we're talking so much about Arth, but I think it deserves it. And Saurabh has set the cat among the pigeons when it comes to this film. You remember the telephone scene between Shabana Azmi and Smita Patil after he's left her. The famous telephone scene where Shabana Azmi calls Smita Patil and Smita is on a set and she cries and she tells her, Kavita, phone mat rakhna. And she's begging. She has come, I mean, absolutely begging her that don't take my husband from me. You can have anybody you want. Shabana Azmi is crying and fiddling with the receiver. And that's a very dramatic scene. And here on the other side, Smita Patil is holding that receiver and there is an expression on her face. She's not fiddling. She's almost become stone. I remember the critics in that year, all the film magazines, I'm telling you, bar none. I remember this. Shabana Azmi got a lot of praise, of course, but most of them, and I think rightly so, spoke about the expression on Smita Patil's face. And she got the talis, that the performance that she gave in that scene when somebody's calling and it's guilt and it's worry and it's, I want to put this phone down, I don't want to listen to this, and all of that only in that one silent expression without saying anything. And that is what actors, they think कि मेरे dialogues कम है, मेरी लाइनें कम है, मेरे पास कुछ नहीं है. But it's what your eyes, your face and the silence can speak is far more impactful. And I was very happy that Smita Patil got so much praise for that scene, because Shabana's was the obvious one, Sara performance. It's like when you go back and you talk about Namak Haram and you say कि सारी तालियां अमिताभ बच्चन को मिली ना. If he comes in the middle and he says कौन Michael Lal इनको मारेगा and all of that. So, and then the lesser and the more subtle performance is the one that's more difficult. Absolutely. And what you want to see as an audience, when you have on screen, you have at one end you have Smita Patil and at the other hand you have Shabana Azmi. One of the greatest balances also of certain scenes like this is always where there is one person performing on a completely different level in terms of energy, in terms of dialogue delivery, in terms of whatever, and the other one is on the other side of the scale to balance it. I'm just saying this technically. So what happens is the scene itself becomes so good in terms of craft. As an audience, I feel completely content when I watch two such great performers doing completely different things and still delivering what they have. Very well said, Nalini. Yes, it's really well observed also. Nalini ji, आपकी बारी. The mic is over to you. थैंक यू आशी जी. बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन एक फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी. उस साल में 1969 की फिल्म है ये. उस वक्त फिल्में जो आई थी वो थी दो रास्ते, आराधना, प्रिंस, तलाश और बहुत सारी ऐसी कमर्शियल फिल्में which did very well. And it was the year of color cinema. उस साल में एक फिल्म आई थी खामोशी. Wahida Rahman, Dharmendra, Rajesh Khanna. Yes. It's a clutter breaker, not just because of the story, the acting, the music, Hemant Kumar's music, Gulzar Saab's lyrics, but also Ashuji, us daur mein, to make a black and white film and to shoot it so brilliantly, to make it so impactful. And Khamoshi is based on a Bengali short story. And actually it was made in Bengali first. I think, if I'm not mistaken, Suchitra Sen acted in that, or isme Wahida Rahman and Rajesh Khanna. Khamoshi clutter breaker or path breaker is wajah se hai, subject ki wajah se, more than anything else, and also the acting. Khamoshi is the story of a very dedicated nurse working with mentally disturbed patients. She ends up falling in love with one of her patients, and thinking it's mutual, she puts her heart and soul into his care.
The part of the patient is played by Dharmendra. But while he becomes okay and goes back to the girl who had broken his heart in the first place, she's devastated. So much so that the second time a patient who has also been ditched in love has a similar problem, and this part is played by Rajesh Khanna. When he arrives in the hospital, she refuses to take care of him. The senior doctor has to convince her, and he even kind of bullies her into doing so. In the end, she tragically loses her mental balance. You know, my favorite dialogue from Khamoshi is when, in the end, she's lost her mental balance. And while they're taking her away, there's a part where the senior doctor, Nazir Hussain, she sees him and she runs away. And then she goes against a wall and he turns her towards him, and she's crying. Vaida Rahman's acting there is just, oh, too brilliant. She says, मैं सच कहती हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती. That's my favorite dialogue. So touching. This is also a clutter breaker because Dharmender's face is really never shown. Only his side portion is shown. But you know it's Dharmender, and there's a beautiful song picturized on him, Tum Pukar Lo. कितनी सैड एंडिंग है लेकिन फिल्म की, नलिनी जी. जी बिल्कुल. बहुत पुरानी फिल्म है और अगर ऑडियंसेस ने नहीं देखी है, हमारे लिसनर्स ने नहीं देखी है, तो जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म. और वो गाना वाकई बहुत पॉपुलर, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है. ऑडियंस से ये भी कहना कि मुख्तसर सी बात है, ये पिक्चर देख लो. हाँ, ये पिक्चर अगर नहीं देखी तो देख लो. और वो है जो राजेश खन्ना और वहीदा रहमान पे पिक्चराइज किया है, इन अ बोट. इट्स अंडर हावड़ा ब्रिज. इट्स बेस्ड इन कलकत्ता. द स्टोरी इज वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है. इसके 2 लाइनें गा दीजिए ना आशु जी. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, हो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी. थैंक यू. थैंक यू. और आशु जी, इसमें ना एक ट्रिविया भी है. इनके जो सिनेमाटोग्राफर हैं, उन्होंने, मैं अभी चेक करी थी, उन्होंने, he got the award for the best cinematographer for that year, Filmfare Award. हाँ. Kamal Bose is his name. But yes, that's another clutter breaker. Again, more serious film and more. It's a very different kind of a story, which again created an impact. अब वो फिल्म आज भी रेलेवेंस रखती है, फिर भी आज भी आपको इमोशनल कर देती है फिल्म. बिल्कुल. पर मैं अगर अपनी फिल्म का नाम लूंगा तो आप लोग प्लीज मत हंसिएगा. मैं आज के दौर पे जा रहा हूँ और आज के दौर के हिसाब से मैं कोई क्लटर ब्रेकर अगर बोलूं तो मुझे वो लगती है बाहुबली. हाँ, वो भी है. पर मैं आपको बताता हूँ मुझे क्लटर ब्रेकर क्यों लगती है. क्योंकि एक तो क्या है, आई एम अ बिग फैन ऑफ राजमौली. उसकी उन्होंने पहली फिल्में जो बनाई है ना, सो द आइडिया दैट द अर्लियर फिल्म्स आल्सो दैट ही मेड आर समथिंग that left a mark behind. But the reason I'm talking about Bahubali is because Bahubali was a film that was considered a pan-India. ये जो पैन इंडिया की टर्मिनोलॉजी है रिसेंट में, ये बाहुबली से शुरू हुई. बाहुबली 1 बनी, बाहुबली 2 बनी. हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में बैठ करके ऐसे हीरोज को देखा जिससे हम वाकिफ ना हो, और उस हीरो ने, वो हीरो सुपरस्टार बन गया. He became huge. We knew Tamanna Bhatia, obviously, and some other actors here and there, but we didn't know everybody. And the scale in which the film was made, Indians were not used to making, Indian film industry was not used to making films at this scale. But मेरे लिए ये clutter breaker इसलिए हुई because we were watching a film which was not originally shot in Hindi language. It was dubbed. It was probably one of the biggest dubbed films successfully all across. We did not see a film of such a huge scale made before this. It set a trend after that. इसलिए मुझे लगा, and it was such a rooted film. Story जो थी, it's not necessarily a fresh, I mean, contemporary story नहीं है, but उसके बावजूद आज की डेट में इस किस्म की फिल्म को देखना, एक्सेप्ट करना और चलाना इस लेवल के ऊपर, मुझे लगता है it became a clutter breaker in that way. It gave us confidence to invest in a film and in a story and present it to the audience in a way which will embolden the filmmaker.
Ashuji, Rajamouli for me, na, from the time I've seen his first film to his last film, and I can't think of any other director who has done this so brilliantly. Like Saurabh हमारा trivia का राजा है ना, Rajamouli ji is our Raja of suspension of disbelief में खुश होके ताली बजा के. Absolutely. Absolutely. His film is all heart, all conviction, all feel. I think pan India जो term है वो राजामौली ने पॉपुलर किया है. You're right. He's probably the one who brought in the terminology called Pan India, and his subsequent film, where the song Natu Natu again created such a history, such a historic moment also. So for me, he's I think he's the father of clutter breakers in many ways than one. I agree wholeheartedly. I enjoyed it thoroughly. For me, that film had repeat value. I saw it in the cinema hall, and then I came back and I saw it again on my television as well. There's not a moment that I felt boredom, and I'm speaking about Bahubali 1. I enjoyed that far more than the second one. And you're absolutely right, Ashuji. If anything is a clutter breaker, then it is Bahubali. No, and to end the film where there is a debate, national debate created कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. Oh yes, yeah. अब जो सेकंड पार्ट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, ये कहाँ पहले हमने देखा इस तरीके की चीज. नहीं देखा है, नहीं देखा है. सौरभ, कहीं देखा था क्या? नहीं नहीं, I only remember Kajol is the killer. Good. Look at the confidence of Mr. Rajamouli. That's why, I mean, what a brilliant brain, you know, what a fantastic brain he has for suspension of disbelief and to, I have no words. Super. मतलब उसमें एक छोटे से सीन को भी किस तरीके से बड़ा बनाना और बड़ा बना करके कन्विंसिंगली पेश करना, और उसमें जो सीजीआई है, जो उसमें वीएफएक्स है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करें. सो दे नो समथिंग लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज डेफिनेटली वीएफएक्स, बट दे गेट immersed in the entire visual of storytelling, that they enjoy it and accept it. So I think people of North India, they started watching these Telugu movies through dubbed Telugu movies through, I guess, Mass. एक मेरी जंग करके एक फिल्म आई थी जो मतलब मास थी, and it was dubbed into Hindi and title was मेरी जंग, and there was a film called Dawn Number 1. फिर एक फिल्म थी जो मुझे लगता है नॉर्थ इंडियंस ने, जो तेलुगु फिल्म जो नॉर्थ इंडियंस ने नोटिस की, आई थिंक नॉन तेलुगु स्पीकर्स ने नोटिस की, दैट वाज मगधीरा. So Magadhira popularized Rajamouli to some extent, and that helped him when Bahubali was dubbed in Hindi. That helped him to garner some audience, some non-Telugu speaking audience. फिर वो क्या धर्मा ने, मतलब करण जौहर ने उसके distributing rights ले लिए हिंदी के. After that, when Bahubali 2 came, that was huge. Yeah, but Saurabh, also Magadhira was so huge. Everybody was talking about Magadhira. So everybody wanted to see it. And after that, he made that small film that also made waves. Iga, everybody wanted to see Iga and Makhi, and what a brilliant film that was. That is my favorite Rajamouli film. So there's another point which I'd like to mention here in terms of Bahubali, because Bahubali 1 was such a big, such a successful film. Rajamouli surpassed all the expectations and created a second one that was even bigger. And he created this whole idea of franchise where people said part 1, part 2 is possible, like the way people are waiting for Pushpa 2 to come now. Ashuji, to add to that, everybody went to see Bahubali 2. Everybody wanted to know Katappa ne Bahubali ko kyun mara. So he got the footfalls in the first. That was a brilliant way to bring the audience in for the second part. But then to sustain it. And who knew Prabhas before this? And a lot of credit must even go to Sharath for Prabhas's performance. He's an unsung hero in that film. Oh, absolutely. Sharath Kilkar deserves a lot of. The kind of body his voice has given to that character is so brilliant. I think Bahubali gave respect to all these dubbing artists also. Dubbing industry got boomed because of Bahubali. Yeah. They did. Like whoever believed that Shreyas Talpade Yeah. could do Pushpa Yeah. for Allu Arjun, and he really gave that magnitude to it. So this for me is my clutter breaker,
And if there is anything else that you would like to add, I would really like to hear from what you think also. For Bahubali, I'll just say that I enjoyed it thoroughly. For me, it was an absolutely new experience. I had never seen anything like that. From the starting scene to where those, how it's CGI, but what brilliant CGI and what brilliant VFX. When that hand is holding that little baby, I was just sucked in from that point. And I don't care in which language this would have been, I would have enjoyed it. In the cinema halls, of course, I saw the Hindi version, but later on when I saw it again, I saw the original Telugu version with the subtitles because I like to watch these films in their original language to get the feel of it. So I was very, very excited and I was impatient. Ashuji, I can't tell you how impatient I was to see part two. I think you're not the only one. Yeah, yeah. So that's my take on Bahubali. I loved it. And I love Prabhas. Absolutely loved him in that. So if there is nothing more to add, we can come to a close to this episode of Clutter Breakers. Ashuji, I'm sorry. We don't have time, I know, but I cannot end this podcast before mentioning two iconic clutter breakers. And the coincidence is that both of them came in the same year. They are diametrically opposite films, but they came in 2001. One is Lagan and the other is Dil Chahta Hai. I just had to say this. Yes, there are too many films, and I'm sure there will be more our listeners will add to our list, and we'll be more than happy to interact uh, with the list that they send us. You can write directly to Naliniji's handle, to my handle, to Saurav's handle, and let's try and take this thread forward because this is a very, very important discussion to have, even from the film industry point of view. Let us know the list that you have in mind. We have a very limited time in which we are supposed to speak about our clutter breakers. We've made an attempt to this small list. I hope you've enjoyed it. I hope you've liked it. And from me, it is goodbye for this particular episode. Yes, Ashuji, thank you very much for hosting this so wonderfully. I'm so glad that we are ending this episode on a film like Bahubali. We are going out with a flourish in this episode. Yes, we will go out with a flourish with Saurav's comment. Yes. Thank you, Ashuji, for hosting this episode. This was a very special episode because we spoke about clutter breakers, and I think our podcast is also a clutter breaker in podcast industry. Yes. Absolutely. Absolutely. Yes, because it's an independent podcast, so we we love our listeners to listen to this podcast and do share, promote our podcast because it's an independent podcast. So we are available on Spotify, Amazon Music, Apple. So do follow, do listen to every platform if you get a chance. And I think the discourse on Clutter Breaker should continue. So do share your favorites also, which films you think that it's a clutter breaker or path breaker or a disruptor movie in Hindi cinema. So do share that and do check out our other episodes also. And we will be back next week with yet another interesting episode. Thank you so much and good night to all our listeners and thank you for being with us.